डियर फ्रेंड, आज हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में चर्चा करेंगे। तो हम आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत एक सीरीज देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमने देखा कि आधुनिक भारत इतिहास का संक्षिप्त डिस्कशन किया था। उसके बाद हमने यूरोपीय कंपनियों का संक्षिप्त डिस्कशन किया था। उसके बाद पुर्तगाली कंपनियों के देखा था। पुर्तगाली कंपनियों के बाद हम ईस्ट इंडिया कंपनी को देख रहे हैं। तो भारत में पुर्तगाली तथा डच के बाद व्यापार करने के उद्देश्य से आने वाली कंपनी थी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कहते थे? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, इसका पूरा नाम था। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इसमें कितने टोटल 217 पार्टनर थे। तो इसकी स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज नाम से। इसकी संचालक थी इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा एक चार्टर जारी करके इसको सहमति प्रदान की गई थी। तो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने 15 वर्षों के लिए एक अधिकार दे दिया इनको, चार्टर जारी करके श्वेत पत्र जारी किया। कंपनी के लिए श्वेत पत्र जारी किया। श्वेत पत्र जारी करके 15 वर्षों के लिए व्यापार के एकाधिकार के साथ कंपनी को भारत भेज दिया था। और उन्होंने कहा था कि हर 20-20 वर्ष में इसको आगे बढ़ाया जाता रहेगा। तो 213 साल तक इस कंपनी का भारत में व्यापार पर एकाधिकार रहा, जो कि कब जाके ख़त्म हुआ था 1813 में। 1813 में जाके व्यापार का एकाधिकार ख़त्म हुआ था। अब सबसे बात आती है कि इसका उद्देश्य क्या था। तो भारत व पूर्वी देशों से मसाला, कपड़ा, रेशम, नील आदि का व्यापार इनका मुख्य उद्देश्य था। फिर पुर्तगाली, डच, फ्रेंच कंपनियों से प्रतिस्पर्धा और व्यापार से बढ़कर धीरे धीरे इन्होंने राजनीतिक शक्ति भी हासिल कर ली थी। अब बात आती है कि सबसे पहले कौन आया इनका। अंग्रेज में सबसे पहले कौन आया था? तो 1599 ईस्वी में जॉन मिल्डन नाम के एक व्यक्ति थे, जॉन मिल्डन हॉल, जो कि थल मार्ग से भारत आए थे। और समुद्री मार्ग से आने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? रॉल्फ फिंच। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वैसे तो कुछ आता नहीं है। रॉल्फ फिंच नामक व्यक्ति थे, ये समुद्री मार्ग से आने वाले पहले व्यक्ति थे। फिर 1608 में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया। 3 साल आगरा में रहे वो। कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि दे दी और उनको 400 का मनसब दे दिया। बड़े आराम से ज़िंदगी कट रही थी 1608 में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आए थे और 3 साल वे आगरा में रहे। हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि दे दी और 400 का मनसब भी प्रदान कर दिया भैया को। अब बात आती है कि उस समय भारत का तत्कालीन मुगल बादशाह कौन था भैया? तो यही थे जहांगीर, अकबर। सबसे पहले अकबर ही था। तत्कालीन जब कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत में किसका राज चल रहा था? अकबर का राज चल रहा था। अकबर के बाद ये आएंगे, जहांगीर आएंगे और ये सब आएंगे। अब इन्होंने पहली फैक्ट्री तो एक तो सूरत में खोली थी इन्होंने 1608 में। उसके बाद 1611 में इन्होंने दक्षिण पूर्व भारत यानी मछलीपट्टनम में अंग्रेजों ने अपनी पहली ऑफिशियल जो फैक्ट्री कहते हैं उसको वो खोली थी। तो 1608 में सूरत में पहली फैक्ट्री कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर के दरबार में पहुंचा और उसके साथ ही खोली। 1613 में व्यापारिक अधिकार जहांगीर ने कंपनी को फैक्ट्री बनाने की अनुमति प्रदान कर दी। 1615 में थॉमस रो का दरबार आगमन, जहांगीर से व्यापारिक विशेष अधिकार प्राप्त किए। 1612 में सवाली का युद्ध सूरत में हुआ था, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था? नौसैनिक युद्ध में पुर्तगालियों को पराजित कर दिया था। और 1613 में फिर सूरत में इन्होंने फैक्ट्री खोली दोबारा से, ऑफिशियली जिसको कहते हैं।
पहले तो क्या था कि इनको परमिशन नहीं मिली थी, ऐसी डाल ली थी इनने 1608 में, लेकिन 1613 में फिर ऑफिशियली इन्होंने सूरत में फैक्ट्री खोल ली थी। 1615 में टॉमस रो भारत आया और जहांगीर के दरबार में गया और उन्होंने उससे कई जगह कार्यालय खोलने की अनुमति प्राप्त कर ली, जैसे कि सूरत है, आगरा है, भड़ोच है, अहमदाबाद है आदि में। तो ये इनकी मेन गतिविधियां देख ली। तो अपन ने क्या क्या देखा। पहली जो कंपनी थी 217 पार्टनर के साथ बनी, रानी एलिजाबेथ ने चार्टर के साथ इसको 15 वर्ष का व्यापार का एकाधिकार दे दिया, जो हर 20-20 वर्ष में आगे बढ़ता रहा। इस तरीके से 1813 में जाके व्यापार के एकाधिकार खत्म हुआ। पहले यात्री कौन थे? फिंच थे, समुद्री मार्ग से आने वाले, और थल मार्ग से आने वाले मिडलैंड थे। 1608 में कैप्टन हॉकिंस आए, जो कि आगरा में रहे 3 साल तक। 1611 में मछलीपट्टनम ने अंग्रेज़ों ने पहली फैक्ट्री खोली। फिर 1612 में स्वाली का युद्ध हुआ सूरत में, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नौसेक युद्ध में पुर्तगालियों को पराजित कर दिया, है ना। 1613 में फिर सूरत में अंग्रेज़ों ने ऑफिशियल फैक्ट्री खोली, और 1615 में टॉमस रो आए, उन्होंने और कई जगह अपने कार्यालय खोलने की अनुमति प्राप्त कर ली। फिर आता है 1632 का समय, जबकि गोलकुंडा के राजा ने सुनहरा फरमान जारी किया। सुनहरा फरमान क्या था? 500 पैगोडा। पैगोडा उस समय मतलब वो जो चलते थे, जैसे आज रुपया चलते थे, उस समय की मुद्रा थी। तो गोलकुंडा के राजा ने 500 पैगोडा लिए अंग्रेज़ों से, और उसके बदले उनको बंदरगाहों पे निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी। कब? 1632 ईस्वी। 1632 ईस्वी में सुनहरा फरमान या गोल्ड फरमान इसको कहते हैं। अब इसके बाद आता है 1639 का सन। उसमें क्या था? फ्रांसिस डे एक अंग्रेज थे, उन्होंने चंद्रगिरी के एक राजा थे भैया मद्रास के पास, उन्होंने मद्रास को पट्टे पे ले लिया था। पट्टे पे लेके उन्होंने वहाँ पे अपना किला बना लिया, फोर्ट सेंट जॉर्ज, है ना। तो सेंट जॉर्ज कब बना? 1639 में। 1608 में पहला केंद्र बना था सूरत में। मद्रास चेन्नई में 1639 में फोर्ट सेंट जॉर्ज बन गया इनका, ये हो गया चेन्नई में। उसके बाद आता है 1651 में अंग्रेज़ों ने हुगली में भी फैक्ट्री खोल ली भैया। हुगली कहाँ? उन्हें पश्चिम बंगाल में। अब 1668 में ये जो अपने इंग्लैंड के राजकुमार थे चार्ल्स द्वितीय, उनका ब्याह हो गया। किससे हुआ? पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से उनका विवाह हो गया, और इनको मिल गई थी बम्बई दहेज में। तो ये भाई साहब चले उठा के इन्होंने दे दी अंग्रेज़ों को कि तुम संभालो इसको, मुझे 10 पाउंड वार्षिक किराया देते रहना और आप संभालो। तो 1668 में चार्ल्स द्वितीय से बम्बई किराए पे मिल गई। फिर गेराल्ड डांगियर को बम्बई का पहला गवर्नर बना, गेराल्ड डांगियर, तथा वो बम्बई का विकास उन्हीं ने किया था, इसलिए इसे बम्बई का संस्थापक भी कहते हैं। अब 1686 में औरंगजेब ने किसको हरा दिया? जॉब चार्नक को, या अंग्रेज़ों को उन्होंने हराया। जॉब चार्नक अंग्रेज़ से माफ़ी मांगने चला गया, भैया तुमने हरा दिया तो कि भाई सॉरी यार गलती हो गई यार, अब नहीं करेंगे हम ऐसा। तो औरंगजेब ने क्या किया? उससे कहा कि आप 1.5 लाख रुपए जमा कर दो, हम आपको माफ़ कर देंगे। ठीक है, उन्होंने कहा अच्छी बात है भैया, कर देते हैं जमा। इसके बाद आता है सन 1698 ईस्वी। 12,000 रुपये में, आज तो एक कमरे का किराया 12,000 नहीं होता, अंग्रेज़ों को 12,000 रुपये के बदले 3 गांव मिल गए, सुल्तानुती, गोविंदपुर और कलकत्ता प्राप्त हो गए। तो जॉब चार्निक थे, उन तीनों का विकास कर कलकत्ता की उन्होंने स्थापना कर दी। जॉब चार्निक ने उन तीनों का विकास कर दिया। 3 गांव थे, सुल्तानुती, गोविंदपुर और कलकत्ता। इनका विकास करके कलकत्ता की स्थापना कर दी, और कलकत्ता का पहला गवर्नर कौन बन गया भाई? चार्ल्स शायर बना। पहला गवर्नर इसका था
चार्ल्स आयर। और बम्बई का कौन था? बम्बई का कौन था? गेराल्ड आंगियार। गेराल्ड आंगियार। फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो इस तरीके से इनने मैन तो सारे एस ले लिए, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। पश्चिम में सूरत, दक्षिण में चेन्नई, मुंबई और कलकत्ता। फिर सत्ता विस्तार। अब इन्होंने कहा कि अपने पास सब आ गए हैं, सारे बड़े बड़े शहर अपन ने बना दिए हैं, अब किया जाए सत्ता का विस्तार। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अब सत्ता विस्तार करना चालू किया। तो बंगाल में सबसे पहले इन्होंने प्लासी का युद्ध लड़ा 1757 में, रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस नवाब सिराजुद्दौला। और मीर जाफर ने गद्दारी की, उसकी गद्दारी के वजह से अंग्रेज़ों को निर्णायक जीत मिली और बंगाल पर उनका प्रभाव शुरू हो गया। फिर आता है बक्सर का युद्ध 1764। मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम तीनों की मिलीजुली सेना से अंग्रेज़ लड़े, अंग्रेज़ों की जीत हुई। 1765 में इलाहाबाद की समझौती हुई और दीवानी अधिकार सारे अंग्रेज़ों के पास आ गए। बंगाल, बिहार और उड़ीसा का राजस्व अंग्रेज़ों के हाथ में आ गया। तो ये दो युद्ध बहुत महत्वपूर्ण साबित हुए और इनसे अंग्रेजी सत्ता की स्थापना चालू हो गई। दक्षिण में मैसूर के साथ 4 युद्ध हुए। टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती 1799 में और अंग्रेज़ों का वर्चस्व हो जाता है। फिर मराठा अंग्रेज युद्ध, 3 युद्ध मराठों के साथ हुए। अंतिम युद्ध के बाद मराठा भी अपना सरेंडर कर देते हैं और अंग्रेज भारत के सबसे बड़े शासक बन जाते हैं। अब जब शासक बन ही गए तो ये कुछ कानून लाते हैं जिससे कि कंपनी शासन मजबूत बने। सबसे बड़ा इन्होंने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाए और बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल इन्होंने बना दिया कि पूरे भारत का ये गवर्नर जनरल बन जाएगा। फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाए और इससे ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ गया। फिर 1833, 1833 और 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के व्यापार और शासन के अधिकार कम होते चले गए। अब 1857 में विद्रोह होता है। कारण क्या थे? वेतन, धर्म, असंतोष और विस्तार नीति। परिणाम क्या हुआ? 1857 का विद्रोह हुआ और 1858 में ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया। भारत सीधा ब्रिटिश क्राउन के शासन में चला गया। यहाँ से शुरुआत होती है ब्रिटिश राज। निष्कर्ष, कॉन्क्लूजन ये है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो एक व्यापारिक संस्था के रूप में थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने युद्ध, संधियों और धोखे के माध्यम से पूरे भारत पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1857 का विद्रोह हुआ और कंपनी समाप्त हुई और अंग्रेज़ों का प्रत्यक्ष शासन शुरू हो गया, मतलब ब्रिटिश राज शुरू हो गया। तो ये कहानी थी 1600 ईस्वी से लेके 1857 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। इतनी सारी चीज़ें हमने देखी। आज इतना ही। चैनल को अच्छी बातें जानने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको और अच्छी नॉलेज मिलती रहे और हमारी कहानियों का सिलसिला यूँ ही आगे जारी रहेगा।